हम जब बड़े हो रहे थे तो भारत के कलेक्टिव पेरेंट्स ने अगर अपने बच्चों को एक सांचे में ढालने की कोशिश न की होती, एक लेजिटिमेट जो उनके कारण थे उसके कारण, तो ये देश अलग होता। निस्संदेह अलग होता। और मुझे लगता है कि जैसे हम बोलते हैं कि विकसित भारत बनना 2047 तक, हमें विकसित देश बनने के लिए सबसे पहले एजुकेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। ऐसी एजुकेशन जो सोचने को तैयार करे। और हम जब स्कूल में थे, हमारा स्कूल काफ़ी अच्छा स्कूल था, और काफ़ी अच्छे स्कूल में अगर सिचुएशंस ऐसी है तो मैं सोचता हूँ कि जो स्कूल उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल था, हमारे शहर का सबसे महंगा स्कूल था। उस ज़माने में उसकी फीस 100 रुपये पर मंथ थी लगभग, जो कि आज तो मेरे ख्याल से 10,000 से कम क्या ही होगी। पर क्योंकि मेरी माँ उसी स्कूल में टीचर थी तो मेरी फीस 4 रुपये महीने की लगती थी। अच्छा। सरकारी स्कूल जैसी, तो हमें वो बेनिफिट मिला तीनों भाइयों को। इतना अच्छा स्कूल था, लेकिन जब इंग्लिश पढ़ाया जाता था, मुझे ध्यान है कि हमारे एक टीचर थे, नाम तो मैं नहीं बोलूँगा, अब वो है भी नहीं। रिजल्ट अच्छा करना हर स्कूल की चुनौती होती थी। बच्चों को इंग्लिश आती नहीं थी किसी को भी, कम से कम मेरे सेक्शन में तो नहीं आती थी किसी को। मतलब 50 बच्चे होंगे तो शायद 1-2 को आती होगी, तो आती होगी, किसी को नहीं आती है। अब वो क्या करेंगे, 3 महीने में सिलेबस खत्म कर देंगे साल भर का। जैसे एक स्टोरी है, पढ़ाई 10 क्वेश्चन बुक में लिखें, 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर क्लास में लिखवाए। 3 महीने के बाद से बाकी 9 महीने रोज आपको रटने आंसर और डेली टेस्ट होगा, और जो टेस्ट में नहीं पास होगा वो मुर्गा बनेगा। तो हम तो मतलब सीधे मुर्गे बन जाते थे जाके कि बिना बात के बीच का प्रोसेस क्यों करें जब अंत वही मैं है। आपको तकलीफ नहीं देना चाहूँगा, मैं स्वयं जा रहा हूँ मुर्गा बनने। तो जब वो नियति है ही तो क्यों बिना बात के एक प्रोसेस बीच में करें। किसी ने ये समझाया ही नहीं कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, और भाषा सीखने की एक मर्यादा है, एक तरीका है, और वो तरीका सीख रहे तो कुछ है ही नहीं इस भाषा में। किसी भी भाषा में ऐसा क्या है। 9th क्लास तक मैं जूझता रहा अंग्रेजी के साथ, लहूलुहान होता रहा। और मेरे पिताजी ने घोषणा कर दी थी, मतलब घर में बात होती थी, तो उन्होंने कहा कि 10वीं क्लास में बस इंग्लिश में पास हो जाए, बाकी सब विषयों में डिस्टिंक्शन ले आएगा। डिस्टिंक्शन में 75+। और मेरे जीवन का सबसे रोचक पक्षों में से कि 10वीं क्लास की मेरी मार्कशीट में डिस्टिंक्शन केवल इंग्लिश में है, बाकी किसी में नहीं है। क्योंकि 10th क्लास में हमारे एक टीचर ने, अजीत सर थे, बहुत मोटा चश्मा था उनका, शीशम का डंडा रखते थे। मुझे तो नहीं पिटाई मिली कभी उनसे। उनसे बात करते करते क्लास में पहली बार समझ में इतना ही आया कि पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है। ये पहली बात मुझे 10वीं क्लास में समझ में आई। तो राम वेंट मतलब राम गया। मैं कह रहे यार इतना आसान था ये। और हम बचपन से कभी गो, कभी वेंट, कभी गोन लगा रहे हैं, कुछ भी तुक्के से लगा रहे हैं, तुक्के तो गलत होंगे। बस वो दिन था, और वहां से इच्छा पैदा हुई सीखने की भाषा। फिर मैं उनको लिख लिख के दिखाने लगा, पास्ट टेंस में लिखता था ज़्यादा, तो उन्होंने समझाया कि प्रेजेंट भी होता है भाई, फ्यूचर भी होता है। 12 टेंस का ही तो खेल है, और 12 टेंसेस सीखने के लिए किसी समझदार व्यक्ति को मैक्सिमम 1 दिन चाहिए, फिर प्रैक्टिस। अब आप सोचिए कि 10वीं क्लास में इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई कि 11वीं क्लास से मेरा मीडियम इंग्लिश हो गया। मैंने इंग्लिश मीडियम में 11वीं 12वीं में पढ़ाई की और जिले में टॉप किया कॉमर्स अकाउंटेंसी से। अब ये भाषा का ज्ञान अगर किसी स्कूल में एक चुनौती बना हुआ है, तो ये मतलब उस बच्चे की कितनी बुनियादी ऊर्जा खत्म हो गई। भाषा सीख, जो कि पुल है, उस पुल पर चढ़ के ज्ञान की दुनिया में जाना है, पुल पर चढ़ने में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। फिर हमारे यहाँ बड़ा क्राइसिस ये है थोड़ा 10वीं क्लास के बाद का, कि अगर मैं साइंस पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ साइंस पढ़ता रह जाऊंगा। मैं फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ सकता भाई? और यदि मेरा मन करे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और संस्कृत साहित्य पढ़ने का, इसमें क्या परेशानी है?
अब हमारा सिस्टम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। मैं पिछले साल मिशिगन गया हुआ था, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में कई बच्चे मुझे मिले, एक सेमिनार के लिए वहाँ गया हुआ था जी। नहीं सॉरी, मिशिगन के बाद मैं येल गया था, येल की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी एक सेमिनार था। येल में वहाँ करीब 50 बच्चे मुझे मिले जो हिंदी एक भाषा के रूप में सीख रहे हैं, और उनसे मैं बात करने गया था वहाँ। अब वो इतने अच्छे बच्चे, उनमें से एक बच्ची मेडिकल साइंस प्लस क्लासिकल म्यूजिक की पढ़ाई कर रही है। वाह। मैं सोचता हूँ, और वो विधिवत, मतलब ये नहीं कि म्यूजिक शाम को सीख रही है अलग से, वो उसकी डिग्री का पार्ट है। इस और ये तरह भारतीय मूल के नहीं है, भारतीय मूल की भारतीय बच्ची मूल थी। के बच्चे। पर वो भारत में पैदा नहीं हुई थी, हाँ, उसके तो- पेरेंट्स भारतीय मूल के थे। हाँ। वो जो 50 बच्चे थे उनमें से लगभग 45 भारतीय मूल के थे, 2-3 पाकिस्तानी मूल के थे, वो भी हिंदी सीख रहे थे वहाँ पर। एक बच्चा दुबई, 2-3 पीढ़ी से दुबई में था, लेकिन 3 पीढ़ी पहले भारत का या पाकिस्तान का वो भी था। तो मुझे लगता है कि हम अगर अपने बच्चों को एक तो ये आदत डाल दें कि उनको याद कुछ नहीं करना है, केवल समझना है, सोचना है, नए आइडियाज़ पे काम करना है। अमेरिका जो इतना 30 नरखा बना हुआ है दुनिया में, मैं इलोन मस्क के बारे में, जुकरबर्ग के बारे में या बिल गेट्स के बारे में जब सोचता हूँ, इन व्यक्तियों का जो महत्व है वो तो है, लेकिन उस माहौल का महत्व इतना ज़्यादा है कि उस माहौल के बिना ये लोग नहीं हो सकते थे। बिल्कुल। अब बिल गेट्स उस ज़माने में हुए जब कंप्यूटर पहली बार बनना शुरू हुआ। वो उस शहर में थे जहाँ कंप्यूटर पहली बार बना, एक कंप्यूटर सेंटर था। वो बचपन में वहाँ जाके $5 पर आवर दे के या कुछ ज़्यादा उससे पैसा दे के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। ये माहौल हमें तो नहीं मिला। मैं जब 7वीं-8वीं क्लास में था, हमारे इलाके में वीडियो गेम खेलने का शौक उस समय हुआ था। एक मारियो गेम आती थी, मैंने खूब वो खेली है गेम, उसमें मेरी अच्छी खासी मतलब एक्सपर्टीज हो गई थी। अब मोहल्ले में एक दुकान है वीडियो गेम की, सब बच्चे वहाँ जा रहे हैं, पैसा लगता है, 50 पैसे, 1 रुपये लगता था उस समय, पैसे होते नहीं थे, तो पेरेंट्स से बहाने खरीद करके मांगते थे पैसा। अब मैं सोचता हूँ कि मैं जिस ज़माने में वीडियो गेम खेलने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, बिल गेट्स उस ज़माने में कंप्यूटर पे काम करके कोडिंग करने के लिए पैसे ढूंढ रहा था। अगर हमारे मोहल्ले में किसी ने बताया होता कि वीडियो गेम खेलने से पहले सोचो वीडियो गेम किसी ने बनाई भी होगी, वो बना रहे थे, हम खेल रहे थे। बिल्कुल। अगर हमें अपने स्कूल में या मोहल्ले में किसी ने सिखाया होता कि भाई सोचो कि वीडियो गेम बनेगी कैसे, बनाओ ना वीडियो गेम। हमारे देश में कितने मौलिक लोग हैं, अगर उन सबकी मौलिकता को पंख लग जाते तो कमाल कर देते वो। पर वो नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो फिर बहुत लोग विदेशों में भी गए, ब्रेन ड्रेन भी हुआ। अगर वही सब लोग जो बाहर गए, अगर उनको यहाँ माहौल मिल गया होता तो मतलब अगर नासा में 1/3 साइंटिस्ट भारत के हो सकते हैं, तो फिर इसरो नासा से ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसीलिए ना कि रिसोर्सेस कम थे और पॉलिसीज को लेकर भी कुछ डाउट्स उस समय रहे। तो मेरा बुनियादी चिंतन ये है कि अगर देश को विकसित बनाना है, नंबर 1 पे जो काम करना है वो एजुकेशन पॉलिसी का काम करना है, बाकी सब सेकेंडरी है। अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छी सड़कें, अच्छे हाईवे, अच्छे रेलवे ट्रैक, ये भी ज़रूरी है विकसित देश के लिए, पर ये नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 1 पे विकसित दिमाग आता है, और विकसित दिमाग ना हो तो फिर अरब कंट्रीज जैसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए ना, कि जब तक तेल है तेल का खेल है, जिस दिन तेल खत्म होगा, मतलब आपके पास पैसा है लेकिन आपका पैसा प्राइमरी सेक्टर से सारा आ रहा है, तेल से आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर आपके पास नहीं के बराबर है, टर्शियरी सेक्टर नहीं के बराबर है, ना उद्योग है ना सेवाएं हैं। तेल की कितनी जिंदगी बची है, बहुत होगा तो 25-30 साल। और जिस दिन सोलर और हाइड्रोजन एनर्जी ब्रेक इवन पे आ गई, फिर कौन पूछेगा। आज से 25 साल बाद ऐसी कार जिसमें छोटा सा परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है, बहुत छोटा सा, और वो थोड़े से न्यूक्लियर फ्यूल से कार मतलब जिंदगी भर चलती रहेगी, इतना उसके पास ईंधन होगा, कोई क्यों पेट्रोल भरवाएगा। हमारे देश में इतनी बढ़िया धूप आती है, सोलर बैटरी जिस दिन कार पे इस तरह से लग गई कि वो स्टोरेज कर लेती है और कारें मजे में चल रही हैं, फिर क्या तेल से काम चल रहा है। इसलिए जिन देशों में समृद्धि है लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, सर्विसेज नहीं है,
मुझे बड़ा चिंता होती है कि भविष्य उनका कैसा होने वाला है। भारत इस मामले में बहुत बेहतर देश है। भारत के भविष्य को लेकर मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि हम कैसे भी हों, हमारा बैलेंस बहुत ठीक है। हमने हर चीज़ को बैलेंस कर रखा है, लेकिन अगर पूरे पोटेंशियल को यूज़ कर लेंगे फिर तो हम पता नहीं क्या कर पाएंगे।